अरे सोनम, कहाँ हो भाई तुम? कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ मैं। क्या हुआ भाभी? मैं तो छोटी भाभी के कमरे में बच्चों के कपड़े आयरन कर रही थी। कुछ काम था क्या? हाँ हाँ, सारे काम बस छोटी के लिए ही किया कर। इस घर में तेरी एक और भाभी भी है, उसकी याद कभी आती नहीं तुझे? अरे भाभी, ऐसा क्यों कह रही हैं? सबसे पहले आप ही तो भाभी बनकर इस घर में आई थी। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा बताओ ना, क्या काम है? अभी कर देती हूँ। देखो, चिंटू के स्कूल से ना रोज पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट इसकी मैडम इसको देती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अब घर गृहस्थी के काम करें या दिन भर बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए। भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना, चिंटू का होमवर्क मैं कर दूंगी। आप खुश? हाँ भाई, बिल्कुल खुश हूँ। तू है तो मुझे बच्चों की चिंता नहीं रहती। कुछ देर बाद, अरे सोनम बेटा, कहाँ आ गए? पूरा दिन हो जाते हैं, इस लड़की के दर्शन नहीं होता है मुझे। क्या हुआ माँ? मैं कहाँ जाऊँगी, घर में ही तो हूँ। क्यों शोर मचा रही हो? अरे बेटा, इतना दर्द हो रहा है मेरे घुटनों में। ज़रा सा सरसों के तेल से मालिश तो कर दे मेरे घुटनों की। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। सरसों के तेल में ना थोड़ा लहसुन भी पका कर ले आती हूँ, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। सोनम फटाफट से रसोई में जाती है और सरसों के तेल में लहसुन और मेथी पका कर ले आती है। अब आप ना आराम से लेट जाओ मम्मी, मैं अब भी मालिश कर देती हूँ। थोड़ी देर में आपको आराम मिल जाएगा। सोनम अगले आधे घंटे तक माँ के पैरों की अच्छे से मालिश करती है और फिर उसके बाद जाकर दोनों भाभियों की रसोई में मदद करने लगती है। घर के सारे काम खत्म करने में उसे रात के 10 बज जाते हैं। उसके बाद अपने कमरे में जाकर जब वो अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर उसे विशाल की 5 मिस्ड कॉल दिखाई देती है। आज तो बहुत ही लेट हो गया मुझे। आज भी विशाल का गुस्सा झेलना पड़ेगा। अब तक तो मुंह फुला लिया होगा जनाब ने। सोनम जल्दी से विशाल को फ़ोन मिलाती है। मिल गया तुम्हें टाइम? अभी तो सिर्फ 10 ही बजे हैं। 12 बजने में तो अभी 2 घंटे बाकी है। जाओ देखो, तुम्हारी भाभी को किसी सामान की ज़रूरत हो तो दे आओ। अरे क्यों नाराज़ हो रहे हो? घर में छोटे मोटे काम तो करने पड़ते हैं ना, इसमें इतना मुंह फुलाने जैसी क्या बात है? अच्छा, छोटे मोटे काम निपटाने में रात के 10 बज जाते हैं क्या? तुम्हारी भाभी यहाँ चाशनी में लपेट लपेट के तुमसे बातें करती हैं और अपना काम निकलवा लेती हैं, और एक तुम हो जो समझ नहीं पा रही हो। अरे बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो। छोड़ो ना ये सब कुछ और बातें करते हैं। सोनम श्रीवास्तव परिवार की बेटी थी। घर में उससे बड़े उसके 2 भाई थे जो शादीशुदा थे। सोनम की भाभियां जब इस घर में शादी होकर आई तो उन्होंने देखा कि सोनम अपनी माँ की एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती है और खुशी खुशी उनका हर काम में हाथ बटाती है। सोनम की इस कमजोरी का दोनों भाभियों ने जमकर फ़ायदा उठाया था। अपनी सास की तरह दोनों भाभियां भी अब छोटे छोटे कामों के लिए सोनम को आवाज़ लगाने लगती है। सोनम बड़ी प्यारी और मन की साफ लड़की थी। अपनी भाभियों की चालबाजियों को वो समझ नहीं पाती। उसे तो हमेशा यही लगता था कि दोनों भाभियां उससे प्यार करती है, इसलिए उससे मदद मांगती है। लेकिन वास्तव में वो दोनों अपने हिस्से का सारा काम उसके ऊपर डालकर खुद आराम कर लिया करती थी। सोनम अपने घर के सामने रहने वाले विशाल से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। विशाल इस बात को बहुत अच्छी तरह समझता था कि सोनम की दोनों भाभियां एक नंबर की कामचोर और मौका परस्त है। वो बस अपनी जिम्मेदारियां सोनम के माथे डालने का मौका ढूंढती रहती हैं। लेकिन सोनम अपनी भाभियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। उसकी आंखों पर भाभी के प्यार की पट्टी जो बंधी हुई थी। एक दिन शाम के समय सोनम अपने छत पर खड़ी हुई बेचैनी में इधर से उधर टहल रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। ये विशाल कहाँ रह गया? कितनी बार कहा इससे, जैसे ही मैं मिस्ड कॉल करूँ तुरंत छत पर आ जाया करे। कहीं भाभी मुझे देख ना ले यहाँ पर टहलते हुए, बिना बात का बतंगड़ बन जाएगा। सोनम बेचैन होकर विशाल का इंतजार कर रही थी। तभी उसे विशाल सामने छत पर खड़ा हुआ नजर आता है। वो विशाल से इशारों में बातें करने लगती है। तभी अचानक पीछे से छोटी भाभी की आवाज़ सुनाई देती है। अरे सोनम, दिन ढल रहा है और तू यहाँ छत पर खड़ी हुई है, क्या कर रही है यहाँ? इतनी देर से आवाज़ लगा रही है मम्मी जी, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अरे भाभी, अब नीचे से मम्मी अगर आवाज़ लगाएंगी तो मुझे छत पर आवाज़ कैसे आएगी? मैं तो बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा छत पर थोड़ी ठंडी हवा खा लेती हूँ। हाँ हाँ, देख रही हूँ आजकल जब भी तू ठंडी हवा खाने छत पर आती है ना, ठीक उसी समय ये विशाल भी छत पर नजर आता है मुझे। कुछ और तो नहीं चल रहा है ना यहाँ पर? अरे भाभी, आप भी ना हर समय बस बातों का बतंगड़ बनाती रहती। अब छत पर टहलना भी गुनाह हो गया है क्या? चलो मैं नीचे चल रही हूँ, आप खुश? सोनम अपनी भाभी के साथ नीचे चली जाती है। देख रही हैं भाभी, इस सोनम के लक्षण ना मुझे कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। 2-3 बार नोटिस कर चुकी हूँ मैं। जब ये छत पर जाती है ना, उस समय वो सामने वाला विशाल है ना, आंखें फाड़ी इसी देख रहा होता है। और कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही इन दोनों के बीच में।
अरे छोटी, तू क्यों अपना खून जला रही है? अगर कोई खिचड़ी पक भी रही है तो उससे तुझे क्या परेशानी है? हमारा तो फायदा ही है ना उसमें। भाभी आपकी बातें ना मेरी समझ में नहीं आ रही। आप अगर इसका विशाल से चक्कर चल भी रहा है तो उसमें हमारा क्या फ़ायदा है? देख छोटी, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरा भी सोनम पर कोई लाड नहीं टपक रहा है। तुझे भी बस अपने काम से ही मतलब है और मुझे भी अपने काम से मतलब है। अगर इसकी शादी कहीं दूर हो जाएगी ना तो ये जो हम लोग दिन भर उसे सोनम सोनम कहकर अपने 10 काम करवा लेते हैं ना, उन्हें कामों को करने में आफत आ जाएगी हमारी। हाँ भाभी, बात तो आपकी सही है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे अगर ये शादी करके सामने वाले घर में जाएगी तो हम लोग बहाने से इसे काम करने के लिए बुला लिया करेंगे। हमारा काम भी तो आराम से होता रहेगा। कुछ दिन बाद, सोनम एक बात सच सच बता, तुम्हारे और विशाल के बीच में कुछ चल रहा है क्या? देखो झूठ मत बोलना। अगर ऐसी कोई बात है तो तुम साफ साफ बता सकते हो। देखो हम इस रिश्ते के खिलाफ नहीं है, उस पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हम तो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि तुम कहीं दूर न जाकर हमारे घर के सामने रहोगी, हमेशा तुमसे मिलते जुलते रहेंगे। भाभी लेकिन मम्मी और भैया मानेंगे क्या? अरे तू क्यों चिंता कर रही है? तेरी भाभी है ना, मैं सबको समझा दूंगी। पहले तू तो अपने दिल की बात बता। भाभी की बात सुनकर सोनम शर्मा जाती है। हाँ भाभी, हम दोनों शादी तो करना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं। पता नहीं आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आप लोग हमारी शादी के लिए नहीं माने तो यही सोच सोच कर हम दोनों ने अभी तक किसी को कुछ बताया नहीं। बड़ी भाभी घर में सभी से विशाल के रिश्ते के बारे में बात करती है। अरे सारी दुनिया में लड़के कम पड़ गए हैं क्या जो हम अपनी लड़की को सामने वाले घर में ब्याहेंगे? और दुनिया क्या कहेगी? बातें बनाएंगे लोग। भाई मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल पसंद ना है। अरे माँ जी, जब सोनम को कोई एतराज़ नहीं है तो हमें भी खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। और वैसे भी एक बात सोच कर देखिए, विशाल अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, छोटा सा परिवार है और मोहल्ले में भी अच्छी खासी इज्जत है इन लोगों की। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? देखिए माँ जी, नाराज़ मत होइए। जिद करने से ना कोई फ़ायदा ना है। समझदारी दिखाकर दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात क्या है पता है? हमारी बेटी ना सारी ज़िंदगी हमारी आंखों के सामने रहेगी। दुख सुख हमें सब पता चलता रहेगा। दोनों बहुओं के बार बार समझाने पर अंत में सोनम की माँ और उसके दोनों भाई भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और वे लोग सोनम का रिश्ता लेकर विशाल के घर पहुँच जाते हैं। सच बताऊं तो बहन जी, थोड़ा अटपटा तो मुझे भी लगा था। पहले पहले विशाल ने जब मुझे सोनम के बारे में बताया था, लेकिन जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा ना तो मुझे महसूस हुआ कि सोनम जैसी इतनी प्यारी और अच्छी लड़की मैं चाहकर भी अपने बेटे के लिए ढूंढ नहीं पाऊंगी। और क्या फ़र्क पड़ता है कि लड़की 2 कदम दूर से आ रही है या 200 किलोमीटर दूर से। मेरे बेटे का शादीशुदा जीवन तो लड़की के गुण से चलेगा ना कि घर और ससुराल की दूरी से। दोनों परिवार की आपसी सहमति होने के बाद जल्द ही सोनम और विशाल की शादी हो जाती है और सोनम दुल्हन बनके विशाल के घर पहुंच जाती है। शादी के बाद, सोनम, हम लोग आज बाहर घूमने चलते हैं। मैं ऐसा करूँगा, जब मैं ऑफिस से निकलूँगा तो तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तुम तैयार होकर सीधे मॉल में आ जाना, फिर हम लोग मूवी देखने चलेंगे। ऑफिस से निकलकर विशाल मॉल पहुंचता है और वहां पर थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सोनम को फ़ोन लगाता है। अरे सोनम, कहाँ हो तुम? अभी तक मॉल नहीं पहुँची? अगले 10 मिनट में हमारा मूवी का शो शुरू होने वाला है। सॉरी विशाल, वो माँ के घुटनों में ना अचानक से दर्द बढ़ गया था तो मैं अपने घर आई हुई हूँ। मम्मी की घुटनों की मालिश कर रही हूँ। हम फिर किसी और दिन चलेंगे ना, प्लीज़ तुम नाराज़ मत हो ना। अरे यार, अगर ऐसी बात थी तो तुम कम से कम मुझे फ़ोन करके बता तो सकती थी। और घर में 2 भाभियाँ हैं, वो भी तो तुम्हारे माँ के घुटनों की मालिश कर सकती थी ना। विशाल, वो मेरी भी तो माँ है, ये क्या बात हुई? और उन्हें मेरी ज़रूरत थी तो क्या फ़र्क पड़ गया अगर मैं उनके पास चली भी गई तो? घूमने का क्या है, हम तो कभी भी घूमने जा सकते हैं ना। पत्नी की बातें सुनकर विशाल का मूड बहुत ख़राब हो गया था। उदास मन से वो घर लौट आता है। अभी तो इतना भड़क रही है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे मनाने के लिए पूरी जान लगा देगी ये। विशाल झूठी नाराज़गी मन में रखकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन सोनम को तो जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आज उसने विशाल के साथ कुछ गलत किया है। रात के डिनर के बाद भी विशाल काफ़ी देर तक सोनम का इंतज़ार करता रहता है, लेकिन रात के 11 बजे तक सोनम का कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। सोनम, ये क्या तरीका है यार? नई नई शादी हुई है हमारी और तुम्हें तो ख्याल ही नहीं है मेरा। बताओगी कहाँ थी तुम? विशाल, शादी हुई है मेरी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी है।
मम्मी जी के बालों में तेल लगा रही थी। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें कल उनकी सहेली की यहाँ पार्टी में जाना है, तो उनके लिए साड़ी, चूड़ी, मैचिंग ज्वेलरी वो सब अरेंज करवा रही थी। मतलब तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है। दोनों भाभी, तुम्हारी मम्मी तो पहले ही तुम्हें बांट कर रखती थी, अब मेरी मम्मी भी लग गई लाइन में। मुझे तो कभी कभी लगता है तुमने अपने 4 टुकड़े करके रख दिए हैं और अपनी दोनों भाभियों और दोनों माओं को एक एक टुकड़ा दे रखा है। सबसे दुख की बात तो ये है सोनम कि मेरी पत्नी का एक भी हिस्सा मेरे पास नहीं है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपने मायके और ससुराल के नाम कर दी है। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी ना। आराम से अपने मायके वालों के साथ साथ मेरी माँ की भी सेवा करती रहती, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। खैर, तुम्हारे मायके वालों से तो मैं कुछ कह नहीं सकता। आज मैं अपनी माँ से ही बात करता हूँ। पूरा दिन मैं ऑफिस में रहता हूँ, जिसे जो काम कराना हो उतने वक्त में कराया करे ना। लेकिन मेरे ऑफिस से आने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने रहे और मेरे साथ समय बिताए। सोनम विशाल को समझाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्से में अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। माँ, ये क्या बात होती है? पूरा पूरा दिन ये काम में लगी रहती है। बहू लाई हो, कोई वॉशिंग मशीन नहीं जिसका बटन दबाकर पूरे दिन तुम मुझसे काम कराओगी। तुम्हें समझना चाहिए ना कि बहू को कम से कम रात में तो फ्री कर दिया करो। जब से शादी हुई है हमारी, ढंग से 2 बात तक करने को तरस गया हूं मैं। इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही ना करता। अरे नालायक, शादी क्या हुई, बिल्कुल शर्म लिहाज भूल गया है तू। और कौन सा मैंने तेरी बीवी से दीवार खिसकाने को कहा है जो तू इतना परेशान हो रहा है? पूरा पूरा दिन ये अपने मायके के चक्कर लगाती रहती है। शादी कर दी लड़की की, लेकिन मजाल है जो इसके मायके वालों को ज़रा सा भी फर्क पड़ा हो। हर छोटे से छोटे काम के लिए आवाज़ लगा देती है उसकी माँ और भाभियाँ। और हमारे घर की तो इकलौती बहू है ये। इससे काम करने को नहीं कहूँगी तो क्या इसकी भाभी से काम कराऊंगी? तुझे अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपनी पत्नी को बोल ससुराल के कामों में मन लगाया करे, ताकि घर का काम समय से ख़त्म हो जाए और फिर वो तुझे समय दे पाए। सुन लिया ना तुमने माँ ने क्या कहा? देखो, अब शादी हो गई है तुम्हारी, अपनी प्रायोरिटी समझो और दिन में 10 बार मायके जाने की आदत छोड़ दो। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मायके में तो पहले ही इतने सारे लोग हैं, उन्हें तुम्हारी मदद की ज़रूरत क्या है? विशाल, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझे मेरे मायके जाने से कैसे रोक सकते हो? देखो सोनम, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके जाने से रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ मायके के काम में ही लगा रहता है। तुम ईमानदारी से सोचकर बताओ, जब से हमारी शादी हुई है तुमने मुझे आज तक कितना समय दिया है? और अगर तुम मेरे कहे अनुसार नहीं रह सकती तो मुझे अब मजबूरी में तुम्हें तुम्हारे मायके ही छोड़ना पड़ेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ जिन मायके वालों के लिए तुम अपने पति के साथ बहस कर रही हो वो कितने दिन तुम्हें तुम्हारे मायके में रख सकते हैं। पति की बात सुनकर सोनम को भी गुस्सा आ जाता है। वो अपना सामान पैक करके अपने मायके चली जाती है। अरे तू इतनी रात को अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? और सामने तो रहती है, तू इतना सारा बैग करके लाने की क्या ज़रूरत थी? भाभी, मैं वो घर छोड़कर आ गई हूँ। मुझे विशाल के साथ नहीं रहना। अरे अभी तो शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। कहता है अगर मुझे उसके साथ रहना है तो अपने मायके जाना बंद करना होगा। आप ही बताओ भाभी, अगर मैं उसे कहूँ कि वो अपनी माँ को छोड़ दे तो क्या वो मेरे कहने से अपनी माँ को छोड़ देगा? लेकिन बेटा, विशाल तो मुझे ऐसा लड़का नहीं लगता कि तुझे इतनी गलत बात कहे। कुछ तो बात हुई होगी ना जो इसने इतनी बड़ी बात कर दी। माँ, उससे ऐसा लगता है कि जब से हमारी शादी हुई है मैं उसके लिए समय नहीं निकाल रही हूँ। हमने 1-2 बार घूमने का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन कुछ ना कुछ काम ऐसा आ जाता था कि मैं उसके साथ घूमने नहीं जा पाई। और फिर यहाँ से जाने के बाद मुझे मम्मी जी के साथ भी तो थोड़ा टाइम बिताना पड़ता है ना। उनकी भी कई सारे काम रहते हैं, सब कुछ निपटाते निपटाते इतना लेट हो जाता है। फिर विशाल मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा चल, अब रात बहुत हो गई है तो आराम से सो जा, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। सोनम को अपने मायके आए हुए लगभग 1 सप्ताह बीत गया था, लेकिन इस 1 सप्ताह में ही हर समय मुंह से चाशनी टपकाने वाली भाभियों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया था। भाभी, क्या सोचा है फिर आपने? अरे ये तो अपने पति को छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई। सारी ज़िंदगी उसकी जिम्मेदारी हमें संभालनी पड़ेगी। आप समझ रही हैं क्या कुछ? अरे छोटी, मेरा भी तो यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है कि हम तो बस इसका थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाना चाहते थे। ये थोड़ी ना पता था कि ये सारी ज़िंदगी के लिए मुसीबत बनकर हमारी छाती पर मूंग डलेगी। मैं तो कहती हूँ इससे काम करवाना बंद करो और किसी तरह समझा बुझाकर वापस इसके ससुराल भेज दो। दोनों भाभियाँ मिलकर उसकी माँ के पास जाती हैं। माँ जी, अरे ऐसे हाथ पे हाथ रखकर कब तक बैठी रहेंगी आप? अरे भाई, हम लोग सोनम को अपने काम के लिए वहाँ से बुला लेते थे, उसकी वजह से उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आने लगी है। आप समझा बुझाकर वापस भेजिए ना उसे।
ठीक है, अब काम का क्या है, वो तो हम लोग आपस में मिलकर कर लिया करेंगे, क्या छोटी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। मैं अभी सोनम से बात करती हूँ और उसे समझाती हूँ कि वो वापस विशाल के पास लौट जाए। सोनम बेटा, अब छोड़ना ये नाराज़गी, तू वापस चली जा बेटा। नहीं मम्मी, मैं उस आदमी के पास अब वापस नहीं जाने वाली। अरे जाओगी कैसे नहीं? हमने क्या सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी छाती पर बिठा कर रखने का ठेका उठा रखा है? देखो, हमने शादी करा दी, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। भाभी के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद सोनम कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। भाभी, विशाल ने आप लोगों को बिल्कुल सही पहचाना था। मैं अपने पति का घर छोड़कर आप लोगों की परीक्षा लेने के लिए आई थी, क्योंकि विशाल ने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर मैं अपना घर छोड़कर मायके जाकर 10 दिन भी रहने लगूंगी ना, तो मेरी भाभीयों की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। और देखो, विशाल की बात एकदम सच साबित हुई। आप लोगों के लिए मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उजाड़ने पर तुली थी और आप लोग आज तक सिर्फ अपना मतलब सीधा कर रहे थे। सोनम की आंख खुल चुकी थी, इसलिए वो अपने पति के पास लौट जाती है। शीला नाम की औरत अपने बेटे मोहन की शादी शहर की एक भोली भाली लड़की राधिका के साथ बड़े धूमधाम से करती है। राधिका एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। ससुराल आने के बाद जल्द ही वो सबके साथ घुल मिल जाती है, लेकिन एक दिन अचानक वो अपनी सास का नया रूप देखकर हैरान हो गई। भाभी, ये क्या बनाया है? ये घास फूस नहीं खाना मुझे। अरे क्या हुआ रूबी, तू ऐसे क्यों झल्ला रही है? मैं देखो ना भाभी ने क्या बना कर रखा है, मुझे नहीं खाना ये। अरे रूबी, मैंने तुमसे खाना बनाने से पहले पूछा तो था, तब तो तुमने कहा जो बनाऊंगी तुम खा लोगी। तो मुझे ये थोड़ी ना पता था कि तुम मेरे लिए ये घास फूस बना कर रखोगी। अरे क्यों रही, जब तुझे पता है मेरे बेटे को ये सब पसंद नहीं है, तो तू उसके लिए कुछ और नहीं बना सकती थी क्या? माँ जी, मैं खाना बनाने से पहले सबसे पूछती हूँ ना, तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में सबके नखरे होते हैं। क्या कहा करमजली, हम सब नखरे दिखाते हैं? अब तू देख। अरे मैंने ऐसा क्या कहा माँ जी? शीला सारा खाना गाय को खिला देती है और राधिका को दूसरा खाना बनाने के लिए कहती है। राधिका चुपचाप किचन में जाकर खाना बनाने लगी। वाह माँ, तुम्हारा जवाब नहीं। तुम्हें सबकी अकल ठिकाने लगाना बहुत अच्छे से आता है। अरे चुप कर, अगली बार से पहले ही बता देना क्या खाना है, वरना मैं तुझसे खुद खाना बनवाऊंगी, समझी तू? समझ गई। शीला की बात से रूबी नाराज हो जाती है। कुछ दिन बाद राधिका के ससुराल में कुछ खास मेहमान आते हैं, जो कि मुकेश के पुराने दोस्त थे। मुकेश उन लोगों के साथ बैठकर बातों में व्यस्त हो गया। राधिका, मेहमानों के लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देना, ध्यान रखना कि कुछ कमी ना हो। जी माँ जी, अभी बना देती हूँ। राधिका किचन में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने लगती है। इसी बीच उससे चाय में चीनी ज़्यादा पड़ जाती है। वो नाश्ता लेकर मेहमानों के पास जाती है। अरे बहू, ये चाय तो कुछ ज़्यादा ही मीठी हो गई है। शीला तुरंत राधिका की ओर गुस्से से देखती है। क्या किया तूने राधिका? मेहमानों के लिए इतनी मीठी चाय बनाई है? इतनी बड़ी लापरवाही, तुझसे एक कप चाय भी ठीक से नहीं बनती। वो माँ जी, मुझसे गलती होगी। मैं बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। अब ये सब नाश्ता भी बेकार कर दिया, क्या सोचेंगे मेहमान? माँ जी, मैं दोबारा चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, अब दोबारा चाय बना, और ये जो कुछ तूने खराब किया है उसे फेंक दे। लगता है तुझे सही से काम सिखाना पड़ेगा मुझे। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लगता है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं, इसलिए हर काम बिगाड़ देती है। राधिका जल्दी से वापस किचन में जाकर फिर से चाय बनाती है। उसका मन उदास हो चुका था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। वो अब दोबारा चाय और नाश्ता मेहमानों के लिए लेकर जाती है। इतना टाइम लगता है क्या राधिका चाय बनाने में? अरे कोई बात नहीं शीला, बहू अभी नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। तुमने इसे सर पर चढ़ाया है, तभी ये काम में इतनी ढीली है। शीला मेहमानों के सामने अपनी नाराज़गी और बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी। सब लोग थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर एक दो ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे अब छोड़िए भी भाभी जी, बच्ची है वो, उसको अभी इस घर के तौर तरीके सीखने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ जी, ठीक कहा आपने भाई साहब। कुछ दिन बाद रूबी अचानक सीढ़ियों से उतरते समय फिसल गई और उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। घर में हंगामा मच जाता है। उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे भर्ती करने का फैसला करते हैं। लेकिन शीला तो राधिका पर गुस्सा हो जाती है। राधिका, देख तेरी लापरवाही की वजह से क्या हो गया, मेरी बेटी को इतनी बड़ी चोट लग गई। माँ जी, मैंने तो रूबी को कई बार कहा है कि ध्यान से चले। अरे बस कर, अब बहाने मत बना, हर बार यही कहती है और देख क्या हो गया।
शीला अब रूबी के बिस्तर के पास बैठी पहले तो सहानुभूति दिखाती है, फिर अचानक से उसे गुस्सा आने लगता है। तुझे इतनी भी समझ नहीं है कि ढंग से सीढ़ियों से उतरे? ऐसे काम करती रहेगी तो एक दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। माँ मैं जानबूझकर थोड़ी ना सीढ़ियों से गिरी हूँ, प्लीज मुझे डांटो मत। हर काम में तू और तेरी भाभी दोनों एक जैसे हो, कुछ नहीं आता तुम दोनों को, काम के वक्त ध्यान तो होता नहीं। तभी नर्स कमरे में आती है। शीला की बातें सुनकर उसे गुस्सा आता है। माफ कीजिए मैडम, इस तरह से मरीज को डांटना ठीक नहीं है। वो पहले ही दर्द में है और आपकी बातें उसकी हालत और खराब कर देगी। अगर आप उसे आराम नहीं दे सकती तो कृपया बाहर जाए। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, ये मेरी बेटी है और मैं उसे जैसे चाहूं वैसे समझा सकती हूँ। आप माँ हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि उसका ख्याल रखें, ना कि उसे और डरा दे। अगर आप इस तरह से बात करेंगी तो मैं आपको वार्ड से बाहर निकाल दूंगी। नर्स की बातें सुनकर शीला चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से लौटते ही उसने फिर से राधिका को निशाना बनाया। देखा, तेरी वजह से मुझे अस्पताल में भी शर्मिंदा होना पड़ा। पहले रूबी को चोट लगी, फिर वो नर्स मुझसे बदतमीजी करने लगी। अरे तू कब सीखेगी सब संभालना, बोल। माँ जी मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ, लेकिन हर बार कुछ न कुछ हो ही जाता है। कोशिश? अरे कोशिश तो दूर दूर तक नजर नहीं आती तेरी, कुछ भी सही से नहीं कर पाती तू, हर काम में लापरवाही। अब और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। राधिका का दिल टूट चुका था और उस पर सास की डांट का दबाव दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर छोटी मोटी बात पर ताने सुनना और गलती के लिए दोषी ठहराया जाना उसको अब इससे चिढ़न सी होने लगी थी। एक दिन उसने सोचा कि वो मोहन को ये सब बता देगी। मोहन, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, बोलो। माँ जी ना हर बात पर मुझे बहुत सुनाती है और डांटती है, जिसके डर से मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाता है। अब मैं क्या करूँ? अरे माँ का स्वभाव ही ऐसा है, दिल पर मत लो, ये सब तो हर घर में होता है। हाँ, लेकिन मैं हर कोशिश करती हूँ, फिर भी सब गलत कैसे हो जाता है? अरे तुम इसे इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? थोड़ा ध्यान से काम करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। राधिका को मोहन से ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि मोहन समझेगा, लेकिन उसने तो बात को टाल दिया। मोहन, मुझे लगा था कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन मैं माँ के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो सोच समझ के ही कुछ कहती होंगी। चिंता ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मोहन की बात सुनकर राधिका समझ गई थी कि अब ये लड़ाई तो उसे खुद ही लड़नी होगी। मोहन उसकी कोई मदद नहीं करेगा। एक दिन राधिका के मायके से फोन आया। महीनों बाद माँ की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। हेलो माँ, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू बता कैसी है? और मेरी नाती की क्या हाल है? अच्छी हूँ माँ, आपका नाती यहीं पास में ही खेल रहा है। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की, शीला के हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। पड़ोस की सविता उसके पास बैठी थी और दोनों गपशप में व्यस्त थी। अरे ये बहुएं तो बस दिखाने के लिए काम करती है, असली काम तो हमें ही करना पड़ता है। सही कह रही हो शीला, हमारे जमाने की बात ही कुछ और थी। अरे इसीलिए तो मैं अपनी बहू को कोई छूट नहीं देती। अच्छा? राधिका माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। बस 2 मिनट बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। तभी अचानक आंगन में खेलते हुए उसका बेटा फिसल कर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अरे देख, मेरा पोता गिर गया, कहाँ ध्यान है तेरा? माँ जी मैं तो यही थी। चुप, बच्चे का भी ख्याल नहीं है तुझे? दिन भर फोन में लगी रहती है और यहाँ बेटा गिर गया। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं? ना घर संभालती है ना बच्चे का ध्यान रखती है। माँ जी मेरी माँ का फोन था, मैं तो बस 2 मिनट के लिए उनसे बात। शीला ने राधिका को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। तू मेरे पोते का ध्यान भी नहीं रख सकती क्या? ऊपर से तुझसे कोई काम भी ठीक से नहीं होता। हाँ शीला, आजकल की लड़कियां ना कुछ नहीं सीख कर आती मायके से। इनको तो बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। अरे इसको कोई काम ढंग से करना नहीं आता सविता। माँ जी भगवान के लिए मेरी माँ को कुछ मत बोलिए, इसमें उनकी क्या गलती है? अरे उनकी ये गलती है कि तुझे कुछ सिखाया नहीं। राधिका का दिल बैठ गया। वो अपने मायके से मिली थोड़ी सी राहत भी भूल गई। अब उसे यकीन हो गया था कि इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं है। उस रात राधिका अपनी माँ की बेइज्जती सोच सोच कर रोती रही। बस बहुत हो गया, अभी तक मैंने माँ जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो उन्होंने अपनी हद ही पार कर दी। अब मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। राधिका ने अब फैसला कर लिया कि वो चुप नहीं बैठेगी। एक दिन जब फिर से शीला ने उसे बेवजह डांटा तो राधिका ने सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब देने का मन बना लिया।
राधिका, ये सब क्या किया है तूने? घर के काम में इतनी लापरवाही, तुझे बार बार समझाना पड़ेगा क्या? माँ जी, मैंने सब काम ठीक से किया है। अगर आपको कोई समस्या है तो पहले से बता देती। हर बार ताना मारने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या? तो अब मुझसे ऐसे बात करेगी? जी हाँ, अब हर बार में आपकी डांट और तानों को मैं नहीं सहूंगी। आप मेरी माँ को भी गलत बोल चुकी हैं। अब ये तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। शीला को तो यकीन नहीं हो रहा था कि राधिका, जो अब तक चुपचाप सब सहती आ रही थी, अचानक उसको क्या हो गया। घर का माहौल अचानक से बदल गया। अरे करम जले, तू मुझसे ऐसे बात करेगी? मैं तेरी सास हूं, जो चाहूं वो कहूंगी। देखिए माँ जी, आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपसे इज्जत से बात करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार मुझे या मेरे परिवार को बेइज्जत करेंगी। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। शीला की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, लेकिन वो समझ गई कि राधिका अब सब कुछ चुपचाप सहने वाली नहीं है। घर के माहौल में सन्नाटा छा गया। तभी मोहन कमरे में आया। ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, राधिका, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देख मोहन, तेरी बीवी मुझसे कैसे बात कर रही है। मोहन, अब मैं किसी का कुछ भी नहीं सुनूंगी। अगर ये मुझे इज्जत नहीं देंगी तो मैं भी इनसे इज्जत से बात नहीं करूंगी। अरे अरे, शांत हो जाओ राधिका, माँ का स्वभाव ही ऐसा है। नहीं मोहन, हर बार यही बोलकर तुमने मुझे शांत किया है, लेकिन अब बहुत हो गया। मुझे अब अपनी और अपने मायके वालों की इज्जत की लड़ाई खुद लड़नी होगी। मोहन भी चुप हो गया। अब वो समझ गया था कि राधिका का सब्र का बांध अब टूट चुका है और इसलिए अब वो अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटेगी। देखो राधिका, मुझे लगता है कि तुमको आज माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। वाह मोहन, जब मैंने आपसे कहा था कि माँ जी मुझे और मेरे परिवार को हर वक्त सुनाती रहती है, तब तो आपने बोला कि ये उनका स्वभाव है। हाँ, तो वो माँ की आदत है। तो ठीक है, मैंने भी अब से अपनी आदत बदल ली है। मैं फालतू के ताने नहीं सुनूंगी। राधिका अब शीला की किसी भी फालतू बात पर ध्यान नहीं देती थी और बस अपने काम से काम रखती। शीला को जब यह समझ में आया कि अब उसके तानों का राधिका पर कोई असर नहीं हो रहा, तो वो और चिढ़ने लगी। अरे देखो तो, क्या झाड़ू लगाई है तूने? इतने धब्बे हैं जमीन पर, अच्छे से साफ कर इसको। माँ जी, मैंने तो पूरी सफाई कर दी थी, फिर भी आपको गंदा लग रहा है तो मैं दोबारा कर देती हूँ। हर काम तुझसे कहकर करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकती क्या? आप कहे तो अभी कर देती हूँ। अरे रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगी, तुझसे तो कभी सही नहीं होगा। जैसी आपकी मर्जी, कर लीजिए। राधिका के इस बर्ताव से शीला को गुस्सा आने लगा। शीला की चीड़ अब नाराजगी में बदलने लगी थी, पर राधिका ने कुछ भी नहीं कहा। ये तूने क्या खाना बनाया है? हाँ, नमक कम है, सब्जी कच्ची है। माँ जी, आप कहे तो नमक और डाल दूं? नमक से क्या होगा, खाना ही बेस्वाद है। कुछ और नहीं बन सकता था क्या तुझसे? आप बताइए, क्या खाएंगे आप? अभी बना देती हूँ। तू हर बार सब कुछ बिगाड़ देती है। मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार मुझसे गलती ना हो। क्या हो गया इसे? मेरी हर बात को इतने शांत होकर कैसे मानने लगी है ये? माँ, ये भाभी को अचानक क्या हो गया? अरे पता नहीं। राधिका के इस शांत व्यवहार से शीला खुद को असहाय महसूस करने लगी थी, क्योंकि राधिका अब अपनी सास की डांट को नजरअंदाज करने लगी थी। उसने अब ठान लिया था कि शांत रहकर वो सब सह लेगी जब तक सही वक्त नहीं आता। तभी अचानक, भाभी क्या कर रही हो? तुम काम खराब क्यों करती हो? मैं तो बस वही कर रही हूँ जो माँ जी चाहती हैं। हाँ हाँ, अब माँ का नाम लेकर खुद को सही साबित मत करो। तुम क्या कहना चाहती हो? लगता है तुम्हारे मायके में भी सब ऐसे ही करते होंगे भाभी, तभी तो तुम्हें कोई काम आता नहीं। रूबी की बात सुनकर राधिका को बहुत तेज गुस्सा आ गया। उसकी इस बात पर उसका सब्र टूटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। रूबी, तुम्हें मुझे ताने मारना है तो मुझसे बोलो, लेकिन मेरे मायके वालों को बीच में मत लाओ। क्यों भाभी, सच कहा तो मिर्ची लग गई। अगर मैंने कुछ कहा ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे मैं भी देखती हूँ भाभी, तुम क्या कर लोगी मेरा। तभी शीला कमरे में आई और रूबी की बात सुनते ही राधिका पर गुस्सा करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? राधिका, तो अब रूबी से लड़ाई क्यों कर रही है? माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। रूबी खुद ही मेरे मायके वालों को ताना मार रही है। रूबी, तो क्यों हर बार राधिका और उसके घर वालों को ताने मारती रहती है? हाँ माँ, मैं तो बस भाभी से मजाक कर रही थी। यह मजाक नहीं है रूबी। अगली बार तूने राधिका या उसके घर वालों को कुछ भी कहा तो तेरी जुबान खींच लूंगी, समझी? जी माँ, समझ गई। अब एक बार राधिका किचन में काम कर रही थी, तभी वहां अचानक से शीला आ जाती है
उसे देखकर राधिका का ध्यान भटक जाता है और जल्दबाजी में उससे कांच का बर्तन गिरकर टूट जाता है। आज तो मेरी खैर नहीं, अब माँ जी मुझे न जाने क्या क्या सुनाएगी। अरे कोई बात नहीं राधिका, तू जाकर दूसरे बर्तन में काम कर ले, तब तक ना मैं इसको बाहर फेंक कर आती हूँ। ये अचानक माँ जी को क्या हुआ? कल से इनका व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या सोच रही है राधिका? कुछ नहीं माँ जी। तभी मुकेश पीछे से आ जाता है और मजाकिया अंदाज में कहता है, बहू ये सोच रही होगी कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया। नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस। कोई बात नहीं बेटा, कल मैंने तेरी सास को रात भर समझाया है, तब उसको समझ में आया कि बहू को बेटी बनाकर रखना चाहिए। इतने में ही रूबी और मोहन भी वहां आ जाते हैं। लेकिन पापा, माँ तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ती है। ये तूने सही कहा रूबी। ऐसा नहीं है, माँ को हमेशा सब गलत समझते हैं, लेकिन माँ कभी किसी को फालतू में नहीं सुनाती। हाँ, बस उनका स्वभाव थोड़ा सा कठोर है, लेकिन मेरी माँ दिल की बहुत साफ है। देखा, कोई भी नहीं, सिर्फ मेरा बेटा मुझे अच्छे से पहचानता है, बाकी सबको तो मैं और मेरी बातें हजम ही नहीं होती। लेकिन हाँ, मैंने राधिका के साथ पिछले दिनों बहुत गलत किया। अरे नहीं माँ जी। अरे नहीं बहू, यही सच है, लेकिन अब से मैं तुझे कभी तेरे घर वालों को लेकर ताना नहीं दूंगी। शीला की ये बातें सुनकर राधिका खुश होकर शीला के पैर छूती है और शीला उसको गले लगा लेती है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है और घर में वापस खुशहाली आ जाती है। जनवरी में रीटा शादी करके अपने ससुराल आई। अरे बहू, ये खिड़की में बैठी बैठी क्या देख रही है? बादल देख रही हूँ माँ जी। हाँ हाँ, जल्दी बादल आएंगे बारिश लेकर, और इस गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी। राहत? मुसीबत कहिए माँ जी, मुसीबत। अरे बारिश तो जरूरी है और मौसम अच्छा हो जाएगा, हर तरफ हरियाली छा जाएगी, गर्मी से राहत मिलेगी, नदियाँ बहेंगी और हम रिमझिम बारिश का मजा लेंगे, पकोड़े भुट्टे खाएंगे। इसमें मुसीबत कैसी? नहीं वो माँ जी, कीचड़ हो जाता है ना, कपड़े भी नहीं सूखते, हर तरफ सीलन लग जाती है। अब कुछ परेशानी तो हर मौसम में होती है बहू, लेकिन हर मौसम जरूरी भी तो है ना। अब इन्हें कैसे बताऊं मैं? दरअसल रीटा ने अपना एक राज अपने ससुराल वालों से छुपा कर रखा था, जो अब सबके सामने खुलने वाला था। आ गया बेटा, मैं सोच ही रहा था कि बारिश शुरू हो उसके पहले तुम आ जाओ। अरे बाबूजी, मैं तो लैपटॉप के कारण जल्दी आया, वरना पहली बारिश में भीगने का तो मज़ा ही अलग है। ये ले बेटा, चाय पी ले। अरे माँ, रीटा कहाँ है? 2 घंटे से कमरे में ही है, लगता है नींद आ गई होगी। लो, आ गई बारिश। अमित, माजी और बाबूजी खिड़की से बारिश के मजे ले रहे थे, तभी रीटा बाहर आती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए खिड़की, बंद कीजिए। अरे बहू, इतना अच्छा मौसम है, बारिश की बूंदें अंदर आ रही है ठंडी हवा के साथ, खिड़की क्यों बंद कर रही हो? माँ जी, बारिश की वजह से ना सब खराब हो जाएगा, और पहली बारिश में तो एसिड भी मिला होता है, हमें इन्फेक्शन हो गया तो। अरे बहू, मैं तो सालों से पहली बारिश में नहाता आया हूँ, कोई इन्फेक्शन नहीं होता। अरे बस मजा आता है। नहीं बाबूजी, प्लीज खिड़की बंद रहने दो ना। अच्छा, एक शर्त पर बंद रखेंगे कि तुम गर्मा गर्म पकौड़े बना के खिलाओगी। अभी लाती हूँ, आप जो कहेंगे वो बनाऊंगी, लेकिन खिड़की मत खोलना। ये बहू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रही? अरे छोड़ो ना, होगा कुछ, तुम तो बस पकोड़े खाओ। रीटा की अजीब बातों पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। सुनिए ना, आज ऑफिस मत जाइए। अरे जाना जरूरी है रीटा, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखिए ना, बारिश आने वाली है। आज सुबह सुबह बड़ी रोमांटिक हो रही हो। चलो ठीक है, मैं बॉस को बोल देता हूँ कि तबीयत ठीक नहीं, तो आज मैं नहीं आऊँगा। फिर हम दोनों बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, लेक पर जाकर भीगेंगे और भुट्टे खाएंगे। हाँ?
नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। एक काम करो, आप ऑफिस ही जाओ। अरे कमाल है, अभी तो इतना रोक रही थी। नहीं नहीं, आप जाओ ऑफिस। अजीब है यार। बहू देख, बारिश आ गई। मैंने छत पर कपड़े सुखाए थे, जल्दी से निकाल ले तो। माँ जी, आप ही निकाल लो ना। अरे मेरे घुटनों में तेज दर्द है बहू, बार बार नहीं जा सकती, तुम चली जाओ ना। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी छत पर। हैं? क्यों नहीं जाओगी? अरे तुम दोनों की बहस में सारे कपड़े भीग जाएंगे। तुम दोनों रहने दो, मैं ही ले आता हूँ। अरे लेकिन ये क्यों नहीं जा रही? प्लीज माँ जी, बाबूजी को जाने दो ना, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। अब सबको शक हो गया था कि रीटा कुछ छुपा रही है। तुम सही कह रही हो माँ, मैंने भी नोटिस किया है कि रीटा कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रही है। अरे वही तो, जो बहू कभी मुश्किल से मुश्किल काम में भी ना नहीं बोलती, वो अचानक चौराहे से सब्जी लाने, छत से कपड़े उतारने जैसे छोटे छोटे कामों के लिए भी ना बोलने लगी है। कुछ तो गड़बड़ है अमित। हाँ माँ, लेकिन क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चीज देखी है, बहू का बर्ताव उस दिन से बदला है जिस दिन बादल आए और बारिश शुरू हुई। अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप। हाँ, बाहर या छत पर जाने से मना करना, खिड़की का ना खोलने देना, बिजली की आवाज सुनकर बेडरूम में बंद हो जाना। हो ना हो रीटा बारिश से डर रही है। लो, बारिश से भी कोई डरता है भला? अरे जरूर कोई वजह होगी इसके पीछे, लेकिन वो वजह हमें कैसे पता चलेगी? वो वजह हमें खुद बहू बताएगी, लेकिन कैसे? अभी बताता हूँ, इधर आओ। बाबूजी का आइडिया दोनों को सही लगा। हाँ, ये काम कर सकता है। तो लगाओ आवाज। बहू सुनो। हाँ माँ जी। तुम्हारी शादी से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि शादी अच्छे से हो जाए तो मैं तुम दोनों के हाथों से मंदिर में पूजा करवाऊंगी। शादी के बाद मैं तो भूल ही गई, अभी याद आया। तो तैयार हो जाओ, तुम दोनों को मंदिर जाना है। अभी तो बारिश हो रही है माँ जी। अरे जरा सी बारिश ही तो है, और तुम्हें कार में ही तो जाना है। लेकिन माँ जी, पहले ही बहुत देर हो गई है मन्नत पूरी करने में। आज याद आया है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए बहू, आज ही जाना होगा। सॉरी बाबूजी, लेकिन मैं बारिश में नहीं जाऊंगी। क्यों बहू? वो नहीं बता सकती, बस मैं बाहर नहीं जा सकती। अरे लेकिन मन्नत पूरी नहीं की तो अपशगुन हो जाएगा ना बहू। मैं नहीं मानती अपशगुन में। तुम मेरे माँ बाबूजी की बात मानने से मना कर रही हो? आप प्लीज समझने की कोशिश करो ना। समझना तो तुम्हें। अगर तुम मेरे माँ बाबूजी की बात नहीं मानोगी तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके कहता हूँ कि तुम्हें ले जाए। ऐसा मत कीजिए, मैं माँ बाबूजी की इंसल्ट नहीं कर रही। मेरी कुछ मजबूरी है। तो बताओ ना क्या मजबूरी है, वरना अमित लगा इसके पापा को फोन। ठीक है, बताती हूँ। बात तब की है जब मैं 10 साल की थी। मम्मी पापा घर के पास वाले मार्केट में गए थे, मैं घर में अकेली थी। तभी काले काले बादल आ गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लाइट भी चली गई और बिजली कड़कने की तेज आवाज आई। मैं बहुत डर गई, तो छाता लेकर मम्मी पापा के पास जाने के लिए घर से निकली। तभी तेज आंधी आई और मेरा छाता उड़ गया। मैं छाता पकड़ने गई तो रास्ता भटक गई। इतनी बारिश थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। मैं पापा पापा चिल्लाकर रोने लगी। 2 घंटे बाद पापा मुझे ढूंढते हुए वहां आए। आज भी मुझे डरावने सपने आते हैं बारिश के, इसलिए मैं बारिश से इतना डरती हूँ, हिम्मत ही नहीं होती बाहर जाने की। अरे बहू, ऐसा था तो हमें बताया क्यों नहीं? बाबूजी, जब मैंने किसी को बारिश से डरने की बात बताई तो सबने मुझे पागल कह के मेरा मजाक उड़ाया।
इसलिए माँ ने मना किया था कि ससुराल में ये बात किसी को पता ना चले। आप लोग भी अब मुझे पागल समझ रहे होंगे ना? अरे कैसी बात कर रही है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सब किसी ना किसी चीज से डरते ही हैं। अमित को हाथी से बहुत डर लगता है, पता है? तुम्हारी ये दबंग सास अंधेरे से डरती है। हाँ और तुम्हारे ये बाबूजी जो बड़े शेर बने घूमते हैं ना, छोटा सा चूहा देखकर पलंग पर चढ़ जाते हैं। लेकिन अब मन्नत कैसे पूरी करेंगे? अरे कोई मन्नत है ही नहीं तो पूरी क्यों करेंगे? क्या मतलब? मतलब ये कि हमें समझ में आ गया था कि तुम बारिश से घबरा रही हो, इसीलिए उसकी वजह जानने के लिए बाबूजी ने ये प्लान बनाया था। सॉरी बहू, तुम्हें रुला दिया हमने। नहीं बाबूजी, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। आप लोग मेरा परिवार हैं। मुझे आपको सब सच बता देना चाहिए था पहले ही। चलो अब ये छोड़ो, लेकिन बहू तुम्हारे साथ जो हुआ वो बचपन की बात है, लेकिन जिंदगी भर ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। हाँ बहू, हम सबके साथ बाहर चलो। जरा भी बिना डरे बारिश को महसूस करो। जब बारिश की बूंदें चेहरे पर लगती है ना तो कितना अच्छा लगता है। नहीं नहीं नहीं, कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? ये कहकर अमित ने रीटा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। 2 पल डरने के बाद रीटा ने उसका हाथ थाम लिया और चारों बारिश में भीगने आंगन में आ गए। और जैसे ही बारिश की बूंदें रीटा के चेहरे पर गिरी, उसका डर दिमाग से निकल गया। कितनी ठंडी बूंदे हैं। मैं तो सालों से भीगी नहीं। मजा आ रहा है ना बहू? हाँ माँ जी, बहुत मजा आ रहा है। तो चले भुट्टा खाने? नहीं, आज यहीं भीगेंगे और मैं पकौड़े बनाऊंगी। थैंक यू बाबूजी, माँ जी, आप सबने मेरा सालों पुराना डर भगा दिया। अगर परिवार का साथ मिले तो इंसान हर डर से जीत सकता है। प्रीति एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी सोच और सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज के दिनों में उसने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों और क्लासमेट्स का भविष्य बताने में वो इतनी माहिर थी कि लोग उसे मैच मेकर कहने लगे थे। सुनिए, आजकल तो हमारी प्रीति ने कमाल कर रखा है। ऐसा क्या कर दिया प्रीति ने? जितनी भी लड़कियां और लड़कों की शादी करवाई है, सबकी जोड़ियां बहुत बढ़िया बनी हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ, फिर तो ऐसा लगता है हमें किसी पंडित की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बेटी सब खुद देख लेती है, एकदम होशियार निकली। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हमेशा खुश रहे। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ। क्या? इतने लोगों के रिश्ते जोड़ दिए, लेकिन अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचती। कहती है मुझे अभी शादी की फुर्सत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? शांति रखो राधा, प्रीति का अपना स्वभाव है, वो समझदार है, अपने लिए सही फैसला करेगी। वैसे भी उसे किसी तरह की ज़बरदस्ती पसंद नहीं है। अरे मैं कहाँ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, लेकिन ये भी तो सच है कि हर लड़की के जीवन में एक साथी होना चाहिए। अकेले कब तक रहेगी? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? जो लड़की सबकी शादी करवाती है वो अपनी शादी भी खुद तय कर लेगी। ऐसा दामाद ढूंढेगी कि सब देखते रह जाएंगे। दामाद तो अच्छा चाहिए ही, लेकिन पहले उसे शादी के लिए मानना पड़ेगा। अरे भाग्यवान मान जाएगी, जब उसे शादी करनी होगी तो कर लेगी। वो तो हर बार यही कह देती है, मुझे अभी शादी की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सोचता हूँ उसकी इतनी ऊंची सोच और बड़े बड़े सपने हैं, उसके लायक कहाँ से कोई लड़का आएगा? तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि शादी ही ना करे। अरे वो लड़की है, उसे अपने परिवार के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना होगा। घर गृहस्थी में रहना भी तो ज़रूरी है। देखो, हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब सही समय आएगा तब सब अपने आप हो जाएगा। वैसे भी वो जो भी करेगी सोच समझ कर करेगी। ठीक है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि उसे कोई लड़का ऐसा मिले जो उसे समझे, उसके सपनों का साथ दे। प्रीति दोनों की बातें अंदर से सुन लेती है और हंस पड़ती है। क्या हो रहा है मम्मी पापा? फिर से मेरी शादी की बातें चल रही हैं? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि तू कितनी होशियार है। सबकी शादी करवा देती है, लेकिन अपनी शादी की बात आते ही पीछे हट जाती है।
मम्मी पापा, मैंने कहा ना मेरी शादी होगी, लेकिन जब मुझे सही लगेगा। मैं भी तेरी माँ से यही कह रहा था बेटा। और वैसे भी मेरी किस्मत का फैसला भी मैं खुद करूँगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। देखा, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करेगी। ठीक है राम जी, अब तो इसका ही इंतज़ार रहेगा कि कब ये हमें अपने होने वाले दामाद से मिलवाएगी। तैयार है ना, वो दिन भी दूर नहीं है। एक तरफ प्रीति अपने लिए लड़का ढूंढ नहीं पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी छोटी बहन कविता को एक लड़का पसंद आ गया था और उसका नाम था रोहन। दीदी, आपकी चाय। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बोलना, क्या हुआ? आप सबकी शादी करवा देती हो, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। अरे जब मेरे लायक कोई मिलेगा तब सोच लूँगी छोटी। आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में भी किसी का साथ होना चाहिए? अरे कविता, मुझे किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ना मुझे अभी ये सब सोचने का समय भी नहीं है। समय? दीदी, आप तो हमेशा यही कहती हो। देखना, एक दिन आपको एहसास होगा कि आप अकेला रहेगी। अरे पगली, जिसके पास इतनी प्यारी बहन हो वो अकेला कैसे रह सकता है? दीदी, शादी का मतलब सिर्फ रिश्ता बनाना नहीं होता, उसे निभाना भी होता है। कविता, तू तो बिल्कुल किसी समझदार बूढ़ी औरत की तरह बातें कर रही है। दीदी, आप शादी करोगी तभी तो मेरी भी होगी ना। अच्छा, तू मेरी छोटी बहन है या मेरी गुरु? गुरु या बहन जो भी समझो, लेकिन बात तो सही है। बस बस मेरी छोटी बहना, थोड़ी सांस तो ले ले। दीदी, आप जितने बड़े सपने देखती हो, उन सपनों में किसी का साथ होना चाहिए। छोटी, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लायक या मेरी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला लड़का मिलना मुश्किल है। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। प्रीति अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठी रहती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सब दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे। तभी उसकी एक दोस्त श्वेता उससे सवाल पूछती है। प्रीति, तू सबका भविष्य जान लेती है ना, ज़रा अपना भविष्य बता, तेरी शादी कब होगी? अरे मेरे लिए तो अभी काफ़ी समय है, पहले तुम लोगों की शादी होनी चाहिए। तुझे परफेक्ट लड़का मिलने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, है ना? सोच लिया है कैसे चाहिए? मुझे नहीं लगता कोई लड़का मेरे जितना परफेक्ट हो सकता है। प्रीति, तेरे जैसी परफेक्शनिस्ट के लिए लड़का ढूंढना दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। शायद उसके लिए हमें एलियन ढूंढना पड़ेगा। प्रीति, सच्ची बता, कोई है क्या तेरी लाइफ में? अरे कुछ नहीं, प्लीज़ मेरे बारे में छोड़ो। तुम्हारे लिए लड़का ढूंढे क्या? नहीं, बात मत बदल। तूने कभी सोचा नहीं है तुझे कैसा लड़का चाहिए? सोचा तो है, पर ऐसा लड़का शायद किताबों में ही मिलेगा। किताबों में? मतलब कोई सुपर हीरो चाहिए क्या? नहीं, सुपर हीरो नहीं, बस ऐसा जो मेरी सोच को समझे, मेरे काम को सपोर्ट करे। वाह, ये तो सच में किसी फिक्शन नॉवेल का कैरेक्टर लग रहा है। प्रीति, कहीं तू अपने सपने के लड़के के चक्कर में कंवारी ना रह जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, अकेले रहना उससे बेहतर है जो तुम्हारे सपनों को ना समझ सके। बात तो तूने सही कही, लेकिन एक बात याद रखना प्रीति, परफेक्ट लड़का ढूंढने की कोशिश में कहीं अच्छा लड़का नज़रअंदाज मत कर देना। सच कह रहे हो, शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। अरे वाह, आज प्रीति ने हमारी बात मान ली। चलो इसी बात पर चाय पकौड़े हो जाए। कविता अपने मम्मी पापा से रोहन को लेकर बात करती है। मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ कविता, सब ठीक है ना? हाँ बेटा बोलो, इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? मम्मी पापा, मुझे रोहन से प्यार हो गया है। राधा और राम हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं और गंभीर होकर कविता से कहते हैं। रोहन? कौन रोहन? वो हमारी कॉलोनी में रहता है पापा, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। प्राइवेट जॉब? कविता, तुम्हें पता है कि प्राइवेट नौकरी कितनी अस्थिर होती है? अरे तुम खुद सरकारी नौकरी कर रही हो और लड़का प्राइवेट जॉब? पापा, वो मुझे बहुत प्यार करता है। कविता, प्राइवेट नौकरी में बस परेशानी है, कोई स्थिरता नहीं। बेटा, सरकारी नौकरी वालों को हमेशा एक स्थिर जीवन मिलता है। पापा, मैं जानती हूँ कि उसकी नौकरी स्थिर नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार है। बेटा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन शादी का फैसला सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता। क्या वो तुम्हारे लिए सही साथी साबित हो सकेगा? हाँ पापा, वो हमेशा मेरा साथ देता है। जब मैं परेशान होती हूँ तो वो मुझे समझता है। अरे तुझे समझ में क्यों नहीं आता कि प्यार से गाड़ी नहीं चलती? मम्मी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी खुशियों का ख्याल रखेगा। कविता, प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं चलती। शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। क्या वो उन जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है?
मैं मानती हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन रोहन एक अच्छा इंसान है। बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन क्या प्रीति को इस बारे में पता है? नहीं माँ, मैंने अब तक दीदी को कुछ नहीं बताया। कविता, प्रीति तुम्हारी बड़ी बहन है, उसने हमेशा तुम्हारे लिए सही सलाह दी है। तुम्हें उससे ये बात छिपानी नहीं चाहिए, वैसे भी वो मैच मेकर है। हाँ बेटा, प्रीति से बात करो, वो तुम्हारी भलाई का ही सोचेगी। अगर वो रोहन को समझ सके और उसके लिए हाँ कह दे तो हमें भी यकीन हो जाएगा। मैं डर रही हूँ कहीं दीदी मुझसे नाराज़ हो गई तो। नाराज़ क्यों होगी बेटा, वो तुम्हें प्यार करती है, तुम बस उसे सच्चाई बताओ। हाँ, और अगर रोहन सच में तुम्हारे लिए सही है तो प्रीति तुम्हें बता देगी। ठीक है, मैं दीदी से बात करूँगी, लेकिन मम्मी पापा आप दोनों भी एक बार रोहन से मिल लो ना। पहले प्रीति को बताओ, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। याद रखना बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होगा। ठीक है, मैं दीदी से बात करूँगी और उन्हें सब कुछ बताऊँगी। प्रीति का दिल जितना बड़ा था उतनी ही गहरी उसकी सोच थी, लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कि वो अपने रिश्ते को लेकर बहुत सतर्क थी। उधर कविता अब अपने अगले कदम के बारे में सोचकर प्रीति से बात करने आती है। दीदी, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? दीदी, एक लड़का है रोहन, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं रोहन से शादी करना चाहती हूँ। रोहन? कौन रोहन? दीदी, वही जो हमारी कॉलोनी में रहता है। वो प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन बहुत मेहनती और अच्छा इंसान है। प्राइवेट जॉब? कविता, तुम पागल हो गई हो क्या? दीदी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तुम्हें पता है कि प्राइवेट जॉब वाले लोगों की नौकरी कितनी अस्थिर होती है? लेकिन दीदी, काम तो काम है ना, वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत सीरियस है। समझती हूँ, लेकिन क्या वो तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित बना पाएगा? दीदी, वो सब करेगा मेरे लिए। तुम सरकारी नौकरी करती हो, तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हारे बराबर हो। दीदी, के प्यार और समझदारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सरकारी नौकरी करे? कविता, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती। दीदी, फिर क्या बात है, सैलरी भी तो अच्छी है उसकी। कविता, प्रैक्टिकल भी तो होना पड़ता है। कल जॉब नहीं रही तो? दीदी, आप खुद ही देख लो, आपकी इतनी अच्छी नौकरी है, फिर भी आपको अपना जीवन साथी नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचती हूँ। मैं रोहन को पसंद करती हूँ और मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। अच्छा, अगर वो वाकई तुम्हारे लिए सही है तो मैं सोच सकती हूँ। सच दीदी? हाँ, सच्ची, पर ध्यान रखना अभी भी वक्त है। दीदी, आप बस मम्मी पापा को कह दीजिए तो वो मेरी शादी करा देंगे। ठीक है, अब जाके सो जा, मैं बात कर लूँगी तेरे लिए। कविता और रोहन की शादी के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। प्रीति अपने काम में व्यस्त थी। एक दिन उसे उसकी दोस्त श्वेता का कॉल आता है। श्वेता अपनी शादी के लिए प्रीति से सलाह मांगती है। हेलो श्वेता, कैसी है तू? प्रीति, एक बहुत ज़रूरी बात के लिए तुझे कॉल कर रही हूँ। अरे बोल ना, क्या हुआ? प्रीति, मुझे ना महेश नाम की एक लड़के से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। महेश? कौन है ये? मैंने तो उसका नाम पहले नहीं सुना। वो मेरे ऑफिस के पास रहता है, उसका छोटा सा बिजनेस है। श्वेता, क्या उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है और उसकी इनकम अच्छी है? उसका बिजनेस अभी तो बहुत बड़ा नहीं है, वो अपना बिजनेस अभी बढ़ाना चाहता है और हम दोनों साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। श्वेता, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में और अच्छे से सोचना चाहिए। सिर्फ प्यार से शादी नहीं चलती। प्रीति, तू ऐसा क्यों कह रही है? महेश अच्छा इंसान है और मुझे उसकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। श्वेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो बुरा इंसान है। तो खुलकर बताओ ना प्रीति, क्या बात है? देख, तुझे ये समझना होगा कि शादी के बाद ज़िंदगी में पैसों की ज़रूरत होती है। अगर उसकी आमदनी कम है तो भविष्य में तुम्हें मुश्किल हो सकती है। प्रीति, तूने तो हमेशा कहा है कि प्यार सबसे बड़ा होता है, फिर अब तू ऐसा क्यों सोच रही है? श्वेता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार ज़रूरी नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ सचेत कर रही हूँ। प्रीति, मैं महेश के साथ खुश रह सकती हूँ, चाहे हमारे पास ज़्यादा पैसा हो या ना हो। श्वेता, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ये तेरा फैसला है, लेकिन मैं तो तुझे यही सलाह दूंगी कि तुझे और अच्छे से सोच लेना चाहिए। इधर सब अपनी पसंद के साथ अपनी अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। आखिरकार प्रीति को शिवम नाम का एक लड़का मिला। वो शिक्षित, समझदार और प्रीति की उम्मीदों पर खरा उतरता दिख रहा था। तो प्रीति जी, आपने क्या सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात कैसी होगी? सच कहूँ तो मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं थी। उम्मीदें कम हो तो हम आसानी से उन्हें पूरा कर सकते हैं। शिवम, आप मुझे अपने बारे में कुछ और बताएंगे? आपका काम, आपकी हॉबीज़ और आपकी ज़िंदगी के बारे में। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन काम के अलावा मुझे ट्रैवल करना और नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है।
आपको? मुझे भी ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी शादी हुई तो हमारे हनीमून का प्लान काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। पहले शादी के बारे में सोचिए, फिर हनीमून की बात करेंगे। अच्छा, शादी को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो समझदार हो, जिम्मेदार हो। हम दोनों की सोच काफ़ी मिलती जुलती है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और हम हर सुख दुख में साथ खड़े रहें। इस मुलाकात के बाद प्रीति को महसूस होता है कि शिवम ही वो साथी हो सकता है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। कुछ दिनों की और बातचीत के बाद प्रीति ने शिवम से शादी कर ली। दीदी मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शादी कर ली। छोटी, मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तू मेरी शादी में क्यों नहीं आई? दीदी रोहन की एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी, उसी के सिलसिले में अभी तक बाहर हूँ। अच्छा ठीक है, माफ़ कर दिया। कब वापस आएगी? दीदी मुझे लगता है 1 साल तो लग ही जाएगा। अच्छा रखती हूँ दीदी, बाद में बात करूँगी। ठीक है छोटी, अपना ख्याल रखना। प्रीति और शिवम की शादी की शुरुआत बेहद खूबसूरत थी, लेकिन 1 साल के भीतर ही उनके रिश्ते में दरारें पड़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो गई और धीरे धीरे ये बहस झगड़े में बदल गई। उनके बीच की गलतफहमियां इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से बचने लगे। प्रीति, तुम्हें हमेशा अपनी बात सही लगती है, कभी मेरी बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं करती? और तुम कभी ये सोचते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? हर बार अपनी बात मनवाना चाहते हो। ये शादी सिर्फ तुम्हारी शर्तों पर नहीं चल सकती। तो अब मैं स्वार्थी हो गया। अरे मैं वही करता हूँ जो इस घर के लिए सही हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी परवाह है। शिवम, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मैं भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी ही बात दिखती है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद ये शादी ही एक गलती थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें अलग हो जाना चाहिए। दोनों ने तय कर लिया कि वे डिवोर्स लेंगे। हालांकि इस फैसले ने दोनों परिवारों को झकझोर दिया। परिवार ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीति और शिवम ने डाइवोर्स ले लिया। कई दिनों बाद प्रीति की दोस्त श्वेता का कॉल आया। हेलो प्रीति, कैसी है? कैसे चल रहा है सब? हाँ श्वेता, ठीक हूँ मैं। तू बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आजकल बहुत गायब रहती है। क्या बताऊँ तुझे, ज़िंदगी में फंसी हुई हूँ। तू ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। चल तू अपनी बता, कैसे चल रही है तेरी ज़िंदगी? सब ठीक है, बस तेरे जैसे किसी ट्रिप पार्टनर की कमी खल रही है। अच्छा चल जल्दी ही प्लान बनाते हैं। तू एक काम करना, घर मिलने आ जाना। श्वेता की हल्की फुल्की बातों ने प्रीति के मन का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया था। प्रीति अब भी अंदर से टूटी हुई थी और कुछ दिनों बाद श्वेता प्रीति से मिलने उसके घर पहुंच गई। अरे श्वेता, तू अचानक यहाँ कैसे? तू फ़ोन पर तो सब ठीक ठाक बोल देती है, तो मैंने सोचा आ जाकर देख लेती हूँ। अंदर आ जा। श्वेता, तुझसे एक बात करनी थी। मुझसे कुछ छुपाया है ना? हाँ, मेरा और शिवम का डाइवोर्स हो गया है। क्या? कब हुआ ये? और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। हमारे बीच इतनी लड़ाई हो गई थी कि साथ रहना नामुमकिन हो गया। प्रीति, मैं जानती हूँ कि ये वक्त तेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच। तू हमेशा दूसरों का मैच करती थी, सब बताती थी। मैं कहती थी इन सब में कुछ नहीं रखा, सारी मैचिंग भगवान करता है। ज़रूरत से ज़्यादा परफेक्शन और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए और ना ही ज़्यादा ज्ञान देना चाहिए। मैं समझती हूँ, तो बिल्कुल सही कहती थी। प्रीति ने पहली बार किसी से अपने दिल की बात साझा की। श्वेता की सहानुभूति और समर्थन ने प्रीति के घावों पर मरहम लगाने का काम किया। उस दिन प्रीति ने महसूस किया कि ज़रूरी नहीं कि सब कुछ परफेक्शन के साथ होना चाहिए, और ये भी कि भविष्य और ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान भी ज़िंदगी खराब कर सकता है।